नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी के लिए बिहार एससीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री के यूनिट 6 शहरीकरण और शहरी जीवन को पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आधुनिक भारत से जुड़े कुछ प्रश्न भी आते हैं। जिससे प्रश्न बनते हैं, सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट इसमें हाईलाइट किया गया है वीडियो में, उसे अपने कॉपी में लिखना और उसे 2 बार 3 बार उसे रिवीजन करते रहना। इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाला पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिना समय गवाए चैप्टर शुरू करते हैं। और हम लोग सिर्फ उसी पॉइंट को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूनिट 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद सिर्फ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही कवर करेंगे। शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, ये सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए हाईलाइट किया गया है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसे पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं। और हम इसलिए नहीं कवर कर रहे हैं ताकि समय बचे। ऐसे बेसिक जानेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा, क्योंकि समय कम है और तैयारी ज़्यादा करनी है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं। साइंस या जियोग्राफी, इन दोनों सब्जेक्ट में से आप कोई एक सब्जेक्ट को बता दीजिएगा। और यहाँ पर जो बताया गया है, ये तो मिलान करने टाइप का जो क्वेश्चन आता है वैसा भी आ सकता है, तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। गंज एक छोटे स्थानीय बाजार को कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादन से संबंधित हैं। और यहाँ से बेसिक शुरू होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। और फिर भी 1850 ईस्वी तक अधिकांश पश्चिमी शहर लगभग ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। और लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किए गए। तो इसे याद रखिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा जिनका हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट के रूप में है, उनके लिए ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है चैप्टर। अगला है 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों से आए प्रवासी मजदूर थे। और अगला पॉइंट है 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। और 1810 से 1880 तक इसकी आबादी की संख्या 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी 4 गुना हो चुकी थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में मोटर कार और बिजली की उपकरणों का भी उत्पादन प्रारंभ हुआ, और जिससे कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सीमित हो गई। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है 1784 के बारे में और 1862 और 1914 और 1980। यहाँ पे ये बताया गया है लंदन का फैलाव 4 दौरों में लंदन की आबादी की दर्शाने वाला मानचित्र है। आप देख सकते हैं 1980 तक कितना फैल गया था। अगला है टेनेमेंट्स यानी कामचलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट या मकान। ऐसे मकान बड़े शहरों के गरीब इलाकों में अधिक पाए जाते थे।
और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है ये कथन के तौर पर आ सकता है, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव लाया। तो यह कथन किसके अनुसार कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था डेविस थॉमसन के अनुसार। डेविस थॉमसन के अनुसार उन्होंने कहा था कि औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव लाना। और लंदन में 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और 1902 से लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई। तो 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून आया था और 1902 से इसे लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट ही है। और यहाँ पे अगला जो पॉइंट बताया गया है एवेनेजर हावर्ड के बारे में बताया गया है। तो वास्तुकार और योजनाकार एवेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी का नाम दिया और जिसमें साझा बाग बगीचे लगाए गए, पर ऐसे मकान केवल खाते पीते कामगार ही खरीद सकते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गार्डन सिटी यानी बगीचों का शहर का नाम किस वास्तुकार और योजनाकार के द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था एवेनेजर हावर्ड के अनुसार। आप चित्र में देख सकते हैं न्यू अर्जविक एक बगीचा उपशहर। तो इस चित्र में न्यू अर्जविक एक बगीचा उपशहर, इनमें चारों तरफ से बंद हरे भरे स्थान के सहारे एक नया सामुदायिक जीवन विकसित हो रहा था, जिसे रेमंड अन्वित और वेरी पार्कर ने तैयार किया था। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 ईस्वी में किया गया था। तो इसे याद रखिएगा। तो दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 में किया गया था। यह रेल लाइन लंदन की पैडिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। तो ये वाला क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है इसमें ये कथन के तौर पर आ सकता है और क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये सिर्फ हम कथन पढ़ रहे हैं। चार्ल्स डिकेन ने 1848 में लिखा कि भूमिगत रेल के कारण मकान गिराए गए, सड़कें बंद हुई, लंदन के गरीबों को बड़ी संख्या में उजाड़ा गया, पर इस अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेल सफल हुई। तो ये कथन के तौर पर आ सकता है। पूछा जा सकता है कि यह किसने लिखा और कब लिखा था? तो यह लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने और 1884 में लिखा था। और इस चित्र में सवासा व रोधन गोल्डन्स ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का विज्ञापन सन 1900 के आसपास विज्ञापन में लोगों को हरे भरे कम भीड़ वाले सुंदर उपशहरी इलाकों में बसने के लिए प्रेरित किया जा रहा। आप देख सकते हैं चित्र में गोल्डर्स ग्रीन इसका नाम है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। गोल्डन्स ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का विज्ञापन सन 1900 के आसपास बनाया गया था। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन। इसमें देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। घोटो समानतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिलाएं लगभग 1870 ईस्वी के बाद से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाईं। तो ये कब ले पाई थी? तो 1870 ईस्वी के बाद से। अगला पॉइंट है श्रमिक वर्ग। तो आधुनिक शहर में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का।
और ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लैंड में 1825 में सरकार को मजदूरों के वेतन बढ़ाने तथा काम के घंटे कम करवाने के लिए तथा संगठित ढंग से काम करने का अधिकार स्वीकार करना पड़ा। तो यह कब करना पड़ा? तो 1825 में, और इंग्लैंड में। और यहाँ से स्टार्ट होता है बम्बई के बारे में, भारतीय शहर। तो इसमें जो जो क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से। तो शुरुआत में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में केवल 11% लोग शहर में रहते थे, जिनमें एक बड़ी संख्या विशाल प्रेसिडेंसी शहरों में रहती थी, जो विशाल एवं बहुउपयोगी थे। और पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बम्बई भारत का एक प्रमुख शहर था। और भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुई। तो इसे याद रखिएगा। और 19वीं शताब्दी के अंत तक बम्बई का विस्तार तीव्रता से हुआ। और शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी और एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। और ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, 1854 में पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुई। तो आप दोनों तरह से याद रख सकते हैं। और यह कताई मिल थी। और 1921 ईस्वी तक वहाँ 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, जिनमें से लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे। और 1931 तक लगभग 1/4 ही बम्बई के निवासी थे, बाकी निवासी बाहर से आकर बसे हुए थे। तो आप चित्र में देख सकते हैं बम्बई का मानचित्र, जिसमें 7 टापुओं और विकसित की गई जमीन को देखा जा सकता है। और यहाँ पर सिर्फ ऐसी ही जानकारी दिया गया है, लंदन की तरह बम्बई भी घनी आबादी वाला शहर था। और 1840 में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, जबकि बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 वर्ग गज था। और 1872 में लंदन में प्रति मकान में औसत 8 व्यक्ति रहते थे, जबकि बम्बई में प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। और बम्बई का विकास सुनियोजित रूप से नहीं हो सका। और 1800 के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था हिस्सा नेटिव और दूसरा था गोरे। यहाँ पे बताया गया 1850 तक शहर में आवास और जलापूर्ति की समस्या बढ़ चुकी थी। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हिस्ट्री हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का हो, जिनका सब्जेक्ट हो, ये दोनों में पूछा जा सकता है। तो इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क भी कर सकते हैं। लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया, तो बम्बई में यह काम प्लेग की महामारी के डर से शुरू किया गया। और ये वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1898 में। और 1918 में बम्बई के मकानों में महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया था, परंतु इससे आवासीय समस्या समाप्त नहीं हुई। और भूमि विकास परियोजना लागू की गई थी। और इस दिशा में सबसे पहली परियोजना 1784 में शुरू की गई थी। और बम्बई के गवर्नर विलियम हॉर्नवी ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी, ताकि शहर के निचले इलाके समुद्र के पानी की चपेट में आने से बच जाएं। और ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1864 में मलाबार हिल से कोलबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट का विकसित करने का ठेका बैंक बैरिक्लेमेंस कंपनी को मिला।
और ये वाला भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ का बलार्ड्स स्ट्रेट बना। और इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। आप चित्र में देख सकते हैं मरीन ड्राइव बम्बई का यह प्रसिद्ध स्थान 20वीं शताब्दी में समुद्र जमीन को विकसित करके बनाया गया। तो इसका संबंध डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर पूरा विधिवत बताया गया है। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू किया गया था यह सफल भूमि परियोजना, और ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच में सूखी गोदी का निर्माण किया और इसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली इसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ का बलार्ड स्ट्रेट बना दिया। और इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। अगला है सिंगापुर शहर का विकास। तो ये सिंगापुर शहर के बारे में बताया गया है। तो ये वाला पॉइंट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जीएस में 8 नंबर का पूछा जाता है। यह सिर्फ जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया आप इसे पीडीएफ के तौर पर आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे बताया गया एशियाई देशों में कुछ बेहतर ढंग से विकसित नहीं हुए थे, लेकिन इसी में से ली कुआन येव का सिंगापुर एक प्रमुख उदाहरण है। और 1965 तक सिंगापुर का महत्वपूर्ण बंदरगाह तो था, लेकिन वह बाकी एशियाई शहरों जैसा नहीं था। और इस शहर का निर्माण तो श्वेत बस्तियों के हिसाब से ही बसाया गया था, और सिंगापुर उस समय श्वेतों का ही शासन था। और 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येव के नेतृत्व में जब सिंगापुर को आज़ादी मिली तब एक विशाल आवास एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसने इस द्वीप राष्ट्र को एक नया आयाम दिया। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ली कुआन येव। और सिंगापुर को आज़ादी इन्हीं के नेतृत्व में प्रदान हुआ था। तो किनके नेतृत्व में प्रदान हुआ था? ली कुआन येव के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली थी। अगला पॉइंट है शहरों में लोगों के आने का नियंत्रण रखा जाने लगा था, और भारतीय, चीनी और मलय इन तीनों समुदायों के बीच नस्ली सामाजिक टकराव को रोकने के लिए सामाजिक संबंधों पर भी लगातार सचेत रहने का उपाय किए गए। यहाँ पे बताया गया है पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बैरोन हॉस्मॉन ने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम किया था। और यहाँ से जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पाटलिपुत्र। तो इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासन अज्ञात शत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई थी। कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बना, और मौर्यकालीन राज प्रदान के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हारार से प्राप्त हुआ है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अज्ञात शत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई थी, और कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बना, और मौर्य शासनकाल के कंधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी इसी पाटलिपुत्र नगर में स्थित थी। और मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हारार से प्राप्त हुआ है। और ये वाला भी पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इस नगर के प्रशासन और जीवन के अनेक पहलुओं की विस्तृत चर्चा मेगास्थनीज के रचना इंडिका में उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन निकल के आ सकता है, इस नगर के प्रशासन और जीवन के अनेक पहलुओं की विस्तृत चर्चा किसमें उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। और यह व्यक्ति चंद्रगुप्त दरबार में दूत के रूप में आया था। आप चित्र में देख सकते हैं गोलघर।
और इसके विशाल भवनों के वैभव और सौंदर्य की रचना चीनी यात्री फाहियान द्वारा किया गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके भवनों के वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फाहियान द्वारा की गई थी। गंगा नदी के किनारे बसा पटना शहर। अगला पॉइंट है मगध युग में इस नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पुनर्स्थापित किया और उसने 1541 ईस्वी के लगभग गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया, क्योंकि इस स्थान के सैनिक महत्व का इसे आभास था। और अब्दुल्लाह की रचना तारीख़ दाऊदी में इस संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। और अगला पॉइंट है 1856 ईस्वी में अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच ने इस नगर का भ्रमण किया और बताया कि यहाँ से कपास, सूती वस्त्र, चीनी और अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में बंगाल एवं दूसरे क्षेत्रों के साथ होता था। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है और ये वाला पॉइंट कथन के तौर पर आ सकता है। तो इसमें याद रखिएगा 1856 में। और अंग्रेजी यात्री कौन थे? तो राल्फ फिच थे और उन्होंने ही नगर का भ्रमण किया था और उन्होंने ही बताया कि यहाँ से कपास, सूती वस्त्र, चीनी और अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में बंगाल एवं दूसरे क्षेत्रों के साथ होता था। और इसके अतिरिक्त सोरा और नील का भी निर्यात अधिक मात्रा में पटना से होता था। तो ये सब उन्होंने बताया था। और कौन बताए थे? राल्फ फिच अंग्रेजी यात्री थे जो 1856 में आए थे भ्रमण करने। और ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसी नगर में 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जिस कारण इस नगर का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी माना जाता है। तो याद रखिएगा 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो श्री गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म यहाँ पे हुआ था। और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुशान ने इस नगर का नव निर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम दिया। तो इसे भी याद रखिए, हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुशान ने इस नगर का नव निर्माण कराया। तो इसे 18वीं शताब्दी में क्वेश्चन निकल के आ सकता है। 18वीं शताब्दी में राजकुमार अजीमुशान के द्वारा इसे नव निर्माण नियुक्त कराया गया था, जिसे अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन भी बन सकता है 18वीं शताब्दी में इस नगर का नव निर्माण किसके द्वारा कराया गया और इसे कौन सा नाम दिया गया था? तो इसे मुगल राजकुमार अजीमुशान के द्वारा नव निर्माण कराया गया था और इसे अजीमाबाद नाम दिया गया था। और अजीमाबाद क्षेत्र से कुछ पश्चिम में अंग्रेजों का अफीम गोदाम पहले ही से स्थित था। यहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पर अनाज भंडार के लिए गोदाम का निर्माण 1786 में किया गया, जो आज गोलघर के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है यह हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। पटना नगर के प्रशासन की व्यवस्था की क्रमिक ढंग से विकसित हुई और 1769 ईस्वी में बिहार क्षेत्र के शासन की देखरेख के लिए एक अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति हुई, जबकि 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बिहार के प्रशासन के लिए कई व्यवस्था लागू हुई। इसमें पटना के नगर की केंद्रीय स्थिति बनी रही। और 1911 ईस्वी के पहली दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का रूप दिया गया और 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और पटना इसकी राजधानी बनी। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का रूप दिया गया था और 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और पटना इसकी राजधानी बनाई गई। तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर वर्तमान पटना की आबादी 12 लाख से अधिक है और इसका क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर है। कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है और आबादी के नेतृत्व के दृष्टिकोण से यह भारत का 41वां सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। तो यहाँ पर यह जानकारी बताया गया है और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है हिस्ट्री का। और इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से जो लगा वो आपको बता दिया गया है।
और इस चैप्टर का PDF आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपने हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।